हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है राज राजौरी और मैं शुरू करने जा रहा हूं 30 टॉपिक्स इन 30 डेज। बायोलॉजी के 30 टॉपिक्स 30 दिन के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं, जो भी आपकी एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी 30 टॉपिक्स रहेंगे बायोलॉजी के, वो मैं पढ़ाने वाला हूं। इसलिए फटाफट से जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि इस वीडियो की शुरुआत कल से हो चुकी है और पहला वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैंने बायोलॉजी का आपको पूरा बेसिक बताया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्लासिफिकेशन का। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, टेक्सोनोमी क्या होती है, उसकी हिरारिकी क्या होती है, किसने टेक्सोनोमी को बनाया था, क्या कैरेक्टर्स होंगे जीव के, इन सबको हम बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जो भी अपकमिंग एग्जाम जैसे एमपी पुलिस या ईएमआरएस के एग्जाम देने वाले हैं, तो उन सभी के लिए वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। इसके पहले मैं आपको एक लेक्चर पढ़ा चुका हूं, तो वो भी आप देख लेना। तो आज का जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन। तो क्या होता है क्लासिफिकेशन? तो क्लासिफिकेशन वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जीवों को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जो भी जीव होते हैं उनको क्या करते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, बेसिस ऑफ उनकी कैटेगरी और उनकी सिमिलरिटीज पर। बेसिस ऑफ कैटेगरीज और उनकी सिमिलरिटीज के डिफरेंस पर, जो भी डिफरेंस उनमें होता है उनके आधार पर हम जीव को क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है टेक्सोनोमी। क्या कहा जाता है? टेक्सोनोमी। क्या होता है टेक्सोनोमी के अंदर? टेक्सोनोमी के अंदर हम जीवों को आइडेंटिफाई करते हैं। क्या होता है? जीवों का आइडेंटिफिकेशन होता है, जीवों को हम पहचानते हैं। और क्या होता है? नोमेनक्लेचर होता है, जीवों का नामकरण करते हैं। और क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करके उनको उनकी उचित स्थान पर, उनके उचित ग्रुप्स के अंदर हम उन्हें रखते हैं। ठीक है, तो जिस साइंटिस्ट ने टेक्सोनोमी को सुझाया था या सबसे पहले जीवों का आइडेंटिफिकेशन किया था या नोमेनक्लेचर किया था, उस साइंटिस्ट का नाम है कार्ल लिनियस। तो ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या करा था, सबसे पहले टेक्सोनोमी का आइडिया दिया था, टेक्सोनोमी के बारे में बताया था। इसलिए कार्ल लिनियस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ टेक्सोनोमी। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ टेक्सोनोमी। किसको कहा जाता है? कार्ल लिनियस को। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले टेक्सोनोमी के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने जीवों को आइडेंटिफाई किया था, नोमेनक्लेचर किया था और क्लासिफिकेशन किया था। इसी के बेसिस पर उन्होंने जीव को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। किस किस को, किन किन भागों में? सबसे पहले उन्होंने क्या करा, प्लांट्स जितने भी थे, प्लांट्स को एक अलग किंगडम बनाया, प्लांट्स को एक अलग किंगडम बनाया और एनिमल्स को एक अलग किंगडम में रखा। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, 2 ग्रुप्स बना दिए। किस आधार पर? उनके सिमिलरिटीज, जो कैटेगरीज होती है, उनके जो लक्षण होते हैं, उनके आधार पर कि जो जीव है, जो चलते फिरते हैं या अपना भोजन बनाते हैं या भोजन शिकार करते हैं, उनके बेसिस पर इन्होंने एक कैटेगरी एनिमल्स की अलग बना दी और एक प्लांट्स की कैटेगरी को उन्होंने अलग कर दिया। ठीक है, तो इसको नाम दिया गया क्या? इसको नाम दिया गया द्विजगत वर्गीकरण। क्या कहा गया? द्विजगत वर्गीकरण। ठीक है, और ये कब किया इन्होंने? ये किया सन 1735 में। तो एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन बन सकता है वो ये रहेगा, सबसे पहला कि जो टेक्सोनोमी है उसके जनक किसे कहा जाता है? तो टेक्सोनोमी का जनक कहा जाता है कार्ल लिनियस को। ठीक है, इन्होंने क्या करा, जीवों को 2 भागों में बांट दिया, 2 जगत में। प्लांट को अलग कर दिया प्लांट किंगडम में और एनिमल्स को अलग कर दिया एनिमल किंगडम में। इसलिए इसको क्या कहा गया? द्विजगत वर्गीकरण। तो द्विजगत वर्गीकरण भी किसने किया था? कार्ल लिनियस ने कहा था, किया था। ओके, उसके बाद इन्होंने क्या करा, कार्ल लिनियस ने एक बुक लिखी, जिसके अंदर इन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन, जो इन्होंने आइडेंटिफिकेशन या क्लासिफिकेशन का जो किया था, वो पूरा इस बुक के अंदर किया। इस बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, तो ये बुक भी आपसे पूछी जा सकती है, इसको भी स्टार मार्क कर लेना कि जो कार्ल लिनियस ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या है?
सिस्टमा नेचुरी, जिसके अंदर इन्होंने पूरी हिरार्की को बताया था। और कौन सी हिरार्की को बताया था? नोमेनक्लेचर की या टेक्सोनॉमी जो होती है, इसकी जो पूरी हिरार्की होती है उसको बताया था। कौन कौन सी? देखना देखना टेक्सोनॉमी हिरार्की क्या होती है। टेक्सोनॉमी हिरार्की, टेक्सोनॉमी हिरार्की के अंदर इन्होंने क्या करा, टेक्सोनॉमी को 7 टेक्सोन में डिवाइड किया। मतलब जो वर्गीकरण के पद थे उनको 7 भागों में डिवाइड कर दिया, जिसमें सबसे पहले इन्होंने क्या करा, सबसे पहले इन्होंने रखा किंगडम को। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि जो दूसरा ग्रुप होता है वो होता है फाइलम। ठीक है, थर्ड रहा क्लास, फोर्थ होगा ऑर्डर, फिफ्थ होगा फैमिली, सिक्स जो रहेगा वो रहेगा जीनस, और 7 जो रहा वो है स्पीसीज। ठीक है, तो टोटल इन्होंने हिरार्की में कितने भाग बनाए? टोटल 7। कि जो सबसे बड़ा ग्रुप होगा उसको हम जगत बोलेंगे, किंगडम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जगत। और हिरार्की की जो सबसे छोटी यूनिट थी वो थी जाति। मतलब ये थी स्मॉलेस्ट यूनिट। क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट। और ये थी सबसे बड़ी, बिगेस्ट। मतलब छोटी छोटी जातियां मिलकर क्या बनाती है? जीनस बनाएंगी। और जब जीनस आपस में मिलेंगे तो जीनस बनाएंगे फैमिली। और जब फैमिली आपस में मिलती है तो बनता है ऑर्डर। और ऑर्डर आपस में मिलते हैं तो बनेगी क्लास। और क्लास के बाद फाइलम। और फाइलम जब बन जाते हैं तो बनता है क्या? किंगडम। इसी प्रकार एनिमल्स को अलग रखा गया और प्लांट्स को अलग रखा गया। मतलब प्लांट्स का एक अलग ही किंगडम है जिसके अंदर हम पूरा प्लांट्स प्लांट्स पढ़ेंगे। मतलब साइंस की 2 शाखाएं बन गई, जिसमें बोटनी आ गई, एक जूलॉजी आ गई। बोटनी के अंदर हम सारे प्लांट्स पढ़ते हैं और जूलॉजी के अंदर हम सारे एनिमल्स को पढ़ते हैं। तो ये जगत का वर्गीकरण किसने किया था? कार्ल लिनियस ने। किसने? कार्ल लिनियस। ठीक है, ये याद रखना। अब इसको याद कैसे रखोगे? तो इसको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। ठीक है, तो ट्रिक याद करना। कौन सी ट्रिक है? ट्रिक देखना। ट्रिक है हमारी, किंग प्यादे का ऑर्डर फॉलो कर गया सच में। सच में, तो ये हमारी ट्रिक हो जाएगी। देखना, आप ऐसे याद करना, किंग प्यादे का ऑर्डर फॉलो कर गया सच में। तो किंग से हमारा बनेगा किंगडम, जो सबसे ऊपर है किंगडम। और पी से, प्यादे से बनेगा हमारा फाइलम। ठीक है, जो दूसरे नंबर पे। का से रहेगा क्लास, का से रहेगा क्लास, ऑर्डर का ऑर्डर ही रहेगा। और फॉलो से आ जाएगा हमारी फैमिली, एफ से आ जाएगी फैमिली। कर गया, जी जो आएगा यहाँ, जी जो है कर गया, तो जी का आ जाएगा जीनस और एस से आ जाएगा स्पीसीज। ठीक है, तो ये ट्रिक आप याद कर लेना। क्या रहेगी ट्रिक? किंग प्यादे का ऑर्डर फॉलो कर गया सच में। देखना, किंग प्यादे का ऑर्डर फॉलो कर गया सच में। हो गई याद? एक बार और रिपीट करना, किंग प्यादे का ऑर्डर फॉलो कर गया सच में। ठीक है, तो ये ट्रिक है हमारी बहुत इजी, जिससे आपको याद हो जाएगा। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसी भी टेक्सोनॉमी की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? तो सबसे छोटी इकाई होती है स्पीसीज, जिसको हम बोलते हैं जाति। और सबसे बड़ी यूनिट जो होती है वो होती है किंगडम, जिसको बोलते हैं हम जगत। ठीक है, ओके, यहां तक समझ में आ गया। ये किसने बताया था? कार्ल लिनियस ने। आगे बढ़ते हैं। तो कार्ल लिनियस ने क्या बोला था? कार्ल लिनियस ने क्या करा? द्विजगत वर्गीकरण किया। और क्या करा? इन्होंने दिया था द्विनाम पद्धति। क्या? द्विनाम पद्धति भी किसने दी थी? कार्ल लिनियस ने दी थी। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि द्विनाम पद्धति किसने दी थी? कार्ल लिनियस ने। तो कार्ल लिनियस इंपोर्टेंट या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इन्होंने क्या करा? द्विनाम नोमेनक्लेचर या टू नोमेनक्लेचर भी इन्होंने दिया था, जिसमें क्या बताया था इन्होंने? इनमें बताया था कि किसी भी जीव का जो नाम होता है, जीव का नाम जो होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। उसमें 2 शब्द होते हैं। ठीक है, तो पहला जो शब्द होता है, पहला जो नाम होता है वो उसके वंश को दिखाता है।
और जो दूसरा नाम होता है वो उसकी जाति को शो करता है। कैसे? एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल देखना। मान लो मनुष्य जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। क्या है? होमो, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। तो इसमें जो होमो है वो वंश का नाम है और सेपियंस जो है वो जाति है। मतलब हमारी जो जाति है वो क्या है? सेपियंस है, और जो हमारा वंश है वो है होमो। एक और चीज, नाम लिखने का एक तरीका उन्होंने बताया था कि जब हम किसी भी वंश का नाम लिखेंगे तो वंश का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा और जाति का जो पहला लेटर होगा वो स्मॉल होगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखना। दूसरा एग्जांपल है, मान लो कि हम किसी मैंगो का वैज्ञानिक नाम लिखेंगे। मैंगो का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेंजीफेरा इंडिका। ठीक है, मेंजीफेरा इंडिका। तो इसमें जो मेंजीफेरा है ये इसका वंश है और इंडिका जो है वो क्या है? इसके जाति को शो करेगा। ठीक है, क्योंकि हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है और पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं और हर जीव का जो हमारे क्षेत्र में है वो किसी और क्षेत्र में है, बट वो किसी और नाम से जाना जाता है। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हर जीव का एक वैज्ञानिक नाम डिसाइड किया गया, चाहे वो किसी भी क्षेत्र या किसी भी जगह या किसी भी लोकेशन का एनिमल हो या एनिमल जीव हो, बट उसे वैज्ञानिक नाम सारी दुनिया में उसे एक ही वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है। इसलिए नोमेनक्लेचर की आवश्यकता हुई थी और नोमेनक्लेचर हुआ था। यहां तक आपको समझ में आ गया? उसके बाद कार्ल लिनियस ने क्या किया? द्विजगत वर्गीकरण किया, जिसमें इन्होंने प्लांट और एनिमल्स में दो जगत में इसको बांट दिया। कब? सन 1735 में। आगे देखना, इसके बाद एक और साइंटिस्ट हुए। कौन? अर्नेस्ट हेकल। कौन साइंटिस्ट हुए? अर्नेस्ट हेकल। सन 1866। 1866 में अर्नेस्ट हेकल ने बोला कि जीव दो जगत नहीं है, जीवों के तीन जगत हो सकते हैं। कौन से? तो इन्होंने एक और जगत में बांट दिया। टोटल कितने जगत में बांट दिया? टोटल इन्होंने तीन जगत बताए। सबसे पहले इन्होंने बोला कि प्लांट तो है सही, दूसरे क्या है? एनिमल्स भी है। प्लांट है और एनिमल्स भी है, और इसके अलावा इन्होंने एक और जगत बताया। कौन सा? कि प्रोटिस्टा भी एक जगत है। जो सूक्ष्म जीव थे उनको इन्होंने एक अलग ही जगत में, अलग ही किंगडम में रख दिया। तो इन्होंने क्या बताया कि टोटल तीन जगत होते हैं। तो थ्री जगत वर्गीकरण है। तीन जगत वर्गीकरण किसने किया था? अर्नेस्ट हेकल ने। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। कब किया था? 1866 में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? इसके बाद एक और साइंटिस्ट जी हुए हमारे। कौन से? कोपलैंड। नाम याद रखना, इनके नाम आपसे पूछ लिया जा सकता है, इसलिए नाम याद रखना। कोपलैंड। कोपलैंड ने सन 1938 में और 1956 तक, 1938 से 1956 तक अपना रिसर्च करा और बताया कि नहीं, तीन नहीं चार जगत हो सकते हैं। कौन से चार जगत? तो इन्होंने कौन से चार जगत बताया? देखना, सबसे पहले उन्होंने बोला कि मोनेरा होता है, जिसके अंदर इन्होंने क्या करा? जो यूनिसेल्युलर होते हैं, एक एक जगत को हम अलग से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी आप सिर्फ नाम याद रखना। इन्होंने बताया कि मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा होता है, और दो जगत जो आप पढ़ रहे हैं, एनिमल और प्लांट। ये चार जगत इन्होंने बताया। यहां तक समझ में आ गया? उसके बाद एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था, एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था आर एच विटेकर। क्या नाम है? आर एच विटेकर। 1969। इन्होंने क्या बताया कि नहीं चार नहीं पांच जगत होते हैं। कितने जगत बताए? पांच जगत बताए। पांच जगत कौन कौन से इन्होंने बताए? तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि मोनेरा है। दूसरा, दूसरा इन्होंने बोला प्रोटिस्टा।
और तीसरा जो इन्होंने सुझाया वो जगत था हमारा फंजाई। कौन सा? फंजाई। और चौथा एनिमल, और पांचवा प्लांट। ठीक है, तो इन्होंने कितने जगत के बारे में बताया? टोटल 5 जगत का। तो 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? आर एच व्हिटेकर ने किया था 1969 में। ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि अभी तक जब तक 6 जगत वर्गीकरण की खोज नहीं हुई थी तब तक ये काफी प्रचलित और फेमस रहा। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए हमारे। कौन से? छठे नंबर पे एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम था कार्ल वोइस। ठीक है, 1990 में इन्होंने अपनी थ्योरी को पब्लिश किया और बताया कि नहीं, टोटल कितने जगत होते हैं? टोटल जगत होते हैं 6। और छठा जगत इन्होंने क्या जोड़ा? इसके अंदर एक और जगत जोड़ दिया उनने। कौन सा? आर्की बैक्टीरिया। कौन सा? आर्की बैक्टीरिया। तो एक जगत और बना दिया। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे प्राचीन जीवाश्म मौजूद थे जो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के अंदर भी सरवाइव कर रहे थे। तो ऐसे को इन्होंने एक अलग ही ग्रुप में रख दिया जिनको बोला गया आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, तो कार्ल वोस ने अपने पब्लिकेशन में क्या बताया कि टोटल 6 जगत होते हैं। कितने? टोटल 6 जगत होते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी और आर्की बैक्टीरिया। सबसे प्राचीन जीव, सबसे प्राचीन लिविंग ऑर्गेनिज्म को उन्होंने बोला आर्की बैक्टीरिया, और जिनको इन्होंने एक अलग ही किंगडम में शामिल कर लिया। तो इस प्रकार सबसे मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन दिया अभी तक का, क्या है? मॉडर्न क्लासिफिकेशन। वो कौन सा था? 6 जगत या 6 जगत वर्गीकरण। किसने दिया था? कार्ल वोस ने। याद रखना, लेटेस्ट है इसलिए इसको पूछा जा सकता है। 6 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? कार्ल वोस ने 1990 में। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हम इसके बाद एक एक जगत को अलग से पूरा अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे आर्की बैक्टीरिया, कौन कौन से बैक्टीरिया जिसमें आते हैं, इनकी कंडीशंस कैसी रहती है, ये इनमें सेक्सुअल हैबिटेशंस कैसे होते हैं, ये सब हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो याद रखना, सबसे पहले द्विजगत वर्गीकरण दिया था कार्ल लिनियस ने 1735 में, जिसमें उन्होंने प्लांट और एनिमल्स को अलग किया था। उसके बाद आया अर्नेस्ट हैकल 1866। इन्होंने क्या करा? प्लांट, एनिमल और प्रोटिस्टा एक इन्होंने अलग ही अपना एक जगत बता दिया। ठीक है, फिर आए कोपलैंड जिन्होंने 4 जगत वर्गीकरण किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमलिया और प्लांट। इन्होंने मोनेरा को ऐड करा। फिर आए हमारे आर एच विटेकर 1969 में, इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण बताया। क्या? इन्होंने फंजाई को ऐड करा था इसके अंदर। ओके, उसके बाद आए कार्ल वोस जिसने आर्की बैक्टीरिया को ऐड करके टोटल 6 जगत वर्गीकरण किया। तो ये हमारा छठा किंगडम था। ठीक है, सबसे लेटेस्ट और छठा किंगडम था। वैसे ये सबसे पुराना है, बट इसको सबसे बाद में खोजा गया। इसको बाद में एक अलग इसकी लक्षण और कैटेगरीज के आधार पर इन्हें एक अलग ही ग्रुप दे दिया गया, इसलिए इसको या किंगडम बना दिया गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। सबसे मॉडर्न क्लासिफिकेशन है 1990 में हुआ था, कार्ल वोस ने दिया था, इसलिए इसे पूछा जा सकता है। अब इसके बाद हम एक एक फाइलम को या एक एक सॉरी इसके बाद हम एक एक किंगडम को अलग से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला किंगडम है हमारा, सबसे पहला जो किंगडम है हमारा वो है हमारा आर्की बैक्टीरिया। कौन सा है सबसे पहला किंगडम? आर्की बैक्टीरिया। तो क्या होते हैं आर्की बैक्टीरिया? इसके अंदर किसको रखा गया है? आर्की बैक्टीरिया के अंदर रखा गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। और कौन से? सबसे प्राचीन, सबसे जो प्राचीन ऑर्गेनिज्म थे उनको इसके अंदर रखा गया है। और इनकी विशेषता क्या थी? ये सबसे एक्सट्रीम कंडीशन में, एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करने वाले ऑर्गेनिज्म थे। अब एक्सट्रीम कंडीशंस क्या होती है? एक्सट्रीम कंडीशन होती है कोल्ड, सबसे ज्यादा कोल्ड या सबसे ज्यादा हॉट, और एसिटिक। और क्या रहती है? एसिटिक कंडीशन में, या जहां पर
ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में होती है। ऐसी कंडीशन में जो सरवाइव कर जाते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहाँ रखा गया? आर्की बैक्टीरिया के अंदर। तो इनका एक अलग ही जगत बना दिया गया। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो बहुत ज्यादा कोल्ड एटमॉस्फेयर या बहुत ज्यादा कोल्ड प्लेसेस में भी सरवाइव कर जाते हैं, या बहुत ज्यादा हॉट या एसिडिक या जो सोल्टी वाटर होता है, जो समुद्र में बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जहां बहुत ज्यादा सोल्टी वाटर के अंदर भी वो क्या करते हैं? जीवित रह सकते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को, या बहुत सारे अम्लीय माध्यम में, या बहुत सारे ऑक्सीजन जहां बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं होती है, ऐसे एटमॉस्फेयर में, ऐसे प्लेसेस पर भी वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो इन सबको कहा गया है आर्की बैक्टीरिया। तो इनका एक अलग ही ग्रुप या अलग ही जगत बना दिया जिसके अंदर आर्की बैक्टीरिया को रखा गया है। ओके, अगला देखना, जो अगला जगत था हमारा दूसरा, जो दूसरा किंगडम था हमारा, वो था मोनेरा। कौन सा? मोनेरा। तो मोनेरा के अंदर कौन से जीव को रखा गया, कौन से माइक्रो ऑर्गन? देखो, याद रखना, जितने भी अभी हम पढ़ने वाले हैं, जैसे मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, आर्की बैक्टीरिया हो गया, ये सब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये जीव नहीं है, एनिमल नहीं है, इसलिए एनिमल्स का एक अलग ही ग्रुप बना दिया गया है, एक अलग ही किंगडम है एनिमल्स का, जिसके अंदर हम सारे एनिमल्स को पढ़ने वाले हैं। ओके, तो याद रखना, ये एनिमल नहीं है, ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो दूसरा जो किंगडम है हमारा वो है मोनेरा। तो जो मोनेरा होते हैं वो क्या है? मोनेरा जो है वो है हमारे प्रीमेटिव ऑर्गेनिज्म। सबसे प्राथमिक जो जीव थे वो है हमारे मोनेरा। ओके, क्या होते हैं ये? होते हैं यूनिसेल्यूलर, और याद रखना प्रोकैरियोटिक। यूनिसेल्यूलर पर प्रोकैरियोटिक। ओके, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। क्या नहीं होता? न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, और ना ही इनके अंदर होती है सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, और ना ही किसी प्रकार के सेल ऑर्गन्स, कोई भी इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, न्यूक्लियस इनके अंदर नहीं होता है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन इनके अंदर नहीं होती है। ठीक है, जब इनके अंदर ऑर्गन्स नहीं है तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा वो भी कैसा होगा? एसेक्सुअल होगा। कैसा रिप्रोडक्शन होगा? एसेक्सुअल होगा। ओके, रिप्रोडक्शन कैसा होगा? एसेक्सुअल होगा। आगे समझ में? आगे देखना, एग्जाम्पल देखना इसका। एग्जाम्पल होंगे बैक्टीरिया। तो जितने भी प्रकार के बैक्टीरिया हैं वो किसके अंदर आएंगे? मोनेरा के अंदर आएंगे। और बैक्टीरिया लगभग सभी जगह पर पाए जाते हैं, सभी स्थानों पर, सभी प्लेसेस में क्या पाए जाते हैं? बैक्टीरिया लगभग हर जगह अवेलेबल होते हैं, उपलब्ध रहते हैं। कौन कौन से बैक्टीरिया? जैसे ई कोलाई और स्ट्रेप्टोकोकस और बेसिलस, ये बैक्टीरिया के कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, दूसरा है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ये सबसे, मोनेरा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी। और इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब क्लोरोप्लास्ट अगर प्रेजेंट होगा तो इसके अंदर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी तो ये क्या होगा? ऑटोट्रोपिक होगा, मतलब खुद का भोजन खुद बनाने वाला। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्योंकि ये
हरे कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंस होता है। इसकी वजह से ये क्या करती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन खुद बना लेती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होती है। ओके, साइनोबैक्टीरिया समझ में आ गया। अगला देखना, इसी का अगला एग्जांपल देखना। अगला एग्जांपल है माइकोप्लाज्म। क्या है, अगला उधर है माइकोप्लाज्म। अब माइकोप्लाज्म जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सूक्ष्म जीव होता है, सबसे सूक्ष्म, सबसे ज्यादा माइक्रो, सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल टाइप होता है, सबसे सूक्ष्म होता है। और सूक्ष्म जब होता है तो इससे, इसका जो सबसे सूक्ष्म जीव होता है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्म निमोनी। क्या नाम है, माइकोप्लाज्म निमोनी। और ये एग्जाम में आपसे इसलिए पूछा जाता है क्योंकि माइकोप्लाज्म निमोनी से एक लंग इन्फेक्शन होता है, लंग इन्फेक्शन इससे हो जाता है, क्योंकि ये फेफड़ों के अंदर जाकर एक इन्फेक्शन फैला देता है, लंग इन्फेक्शन। कौन, माइक्रोप्लाज्म निमोनी। तो माइकोप्लाज्म सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें छोटा जीव होता है जो क्या करता है, लंग्स के अंदर इन्फेक्शन फैला देता है। कौन सा जीव होता है, माइकोप्लाज्म निमोनी। इसलिए एग्जाम में इसलिए एग्जाम में इसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगला है, अगला उदाहरण देखना मोनेरा का, एसिटोमाइसिटीज। ये कहाँ रहता है, ये पाया जाता है सोइल के अंदर, मिट्टी के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, और ये क्या करता है, एसिटोमाइसिटीज, ये सोइल में पाया जाता है और इससे बनाई जाती है एंटीबायोटिक्स। क्या बनती है, एंटीबायोटिक्स। इसलिए इसको भी इंपॉर्टेंट माना गया, उससे पूछ लिया जाता है कि एसिटोमाइसिटीज जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो वो मिट्टी में पाए जाते हैं और इनसे एक एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है, उसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या नाम है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ओके, साइनोबैक्टीरिया के एक एग्जांपल देखना, इसके एग्जांपल में छूट गए थे, लिख लेना, नोस्टॉक और एनाबिना, ये इसके उदाहरण हैं। आ गया समझ में, मोनेरा किंगडम आपको समझ में आ गया। साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एसिटोमाइसिटीज तीनों होते हैं। कौन क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बता चुका हूं। ग्रीन, ब्लू ग्रीन एल्गी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। माइकोप्लाज्मा क्योंकि इसका जो जीव होता है वो लंग्स में इंफेक्शन फैला देता है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। और एसिटोमाइसिटीज सोइल में प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, एंटीबायोटिक्स में बनाने में हेल्प करता है। और उसकी फेमस जो एंटीबायोटिक्स है उसका नाम क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये याद रखना। ओके, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है वो कौन से बैक्टीरिया से बनाई जाती है, तो वो बनाई जाती है स्ट्रेप्टोमाइसिन से। ठीक है, आगे समझ में। अगला जगत देखना, अगला जो किंगडम है थर्ड, उसका नाम है प्रोटिस्टा। क्या नाम है, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के अंदर किसको रखा गया है, प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है पेरामीशियम, यूग्लिना और अमीबा। क्यों, क्योंकि ये सारे जीव जो हैं क्या होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं। और यूनिसेल्यूलर के साथ वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, और ये यूनिसेल्यूलर के साथ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। डिफरेंस देखना, यूनिसेल्यूलर मोनेरा भी थे, यूनिसेल्यूलर प्रोटिस्टा भी थे, बट यूनिसेल्यूलर के साथ जो मोनेरा थे वो प्रोकैरियोटिक थे और प्रोटिस्टा जो रहेंगे वो यूकैरियोटिक्स रहेंगे। दूसरी बात, दूसरा जो पॉइंट होगा, पहला तो ये हो गया, दूसरा जो पॉइंट आएगा, इनके अंदर मतलब प्रोटिस्टा के अंदर न्यूक्लियस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, थर्ड क्या है, ये सिंगल सेल एनिमल होते हैं। क्या होते हैं, सिंगल सेल, क्या होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। और इनके अंदर सेल वॉल या मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। चार पॉइंट याद रखना, इसके अंदर किसको रखा गया है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को और यूकैरियोटिक्स को। न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं और सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन इनके अंदर पाई जाती है।
ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसके उदाहरण हैं, इसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे, पैरामीशियम, यूग्लिना और अमीबा। तो इससे जो क्वेश्चन एग्जाम में आपसे बनते हैं ज्यादातर वो क्या रहेंगे कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये प्रचलन के लिए या गमन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ स्पेशल टाइप के ऑर्गन्स का यूज करते हैं, जैसे पैरामीशियम। तो पैरामीशियम का आकार कैसा होता है, तो इसका आकार पूछ लिया जाता है, इसका आकार होता है चप्पल के समान। कैसा होता है, चप्पल के समान। कैसी होती चप्पल, देखना इस प्रकार इसका आकार होता है, और पूरी बॉडी के आउटर सेल पर छोटे 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 क्या रहते हैं, सीलिया लगे होते हैं। क्या होते हैं ये होते हैं सीलिया। तो इन सीलिया की मदद से ये क्या करता है, प्रचलन करता है। किसकी बात हो रही है, पैरामीशियम की। तो पैरामीशियम का आकार होता है चप्पल के समान, और इसकी पूरी बॉडी के आउटर सरफेस पर सीलिया लगे होते हैं जिनका यूज करता है वो प्रचलन के लिए। ठीक है, ये हो गया पैरामीशियम का। तो पैरामीशियम का प्रचलन अंग क्या है, पैरामीशियम का प्रचलन अंग होता है सीलिया, जो ये मोशन में या गति करने के लिए यूज करता है। आगे समझ में। अगला देखना, दूसरा है यूग्लिना। क्या होता है, यूग्लिना। यूग्लिना, तो यूग्लिना का जो प्रचलन अंग या गति करने के लिए जो यूज करता है यूग्लिना, वो होता है फ्लेजिला। क्या होता है, फ्लेजिला। इसकी बॉडी से एक लंबा पतला एक या दो तंतु इसे बाहर निकले हुए होते हैं, उसको बोलते हैं फ्लेजिला। और फ्लेजिला की मदद से क्या करता है, फ्लेजिला यूग्लिना को एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और तीसरा जो सबसे ज्यादा बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि अमीबा का प्रचलन अंग क्या होता है, तो अमीबा, सबसे पहला जो पॉइंट है इसका, अमीबा का जो आकार होता है, अमीबा का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। कैसा होता है, अनिश्चित और अनियमित आकार का होता है। और ये प्रचलन के लिए यूज करता है स्यूडोपोडिया। क्या यूज करता है, सीडोपोडिया। तो याद रखना, अमीबा का प्रचलन अंग जो होता है वो होता है स्यूडोपोडिया। क्या होगा, स्यूडोपोडिया। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि अमीबा के प्रचलन अंगों को क्या कहा जाता है, अमीबा के प्रचलन अंगों को कहा जाता है स्यूडोपोडिया। ठीक है, ये तीन इसके एग्जाम्पल है प्रोटिस्टा के, पैरामीशियम, यूग्लिना और अमीबा। अनियमित आकार का होता है, पैरामीशियम चप्पल के आकार का होता है, यूग्लिना का जो प्रचलन अंग होता है वो फ्लेजिला होता है, पैरामीशियम का सीलिया होता है, और अमीबा का स्यूडोपोडिया होता है। रिप्रोडक्शन इनके अंदर कैसे होगा, तो जब जीव के अंदर ऑर्गन्स अभी तक डेवलप नहीं है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होने से रहा, तो क्या होगा, इनके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा, याद रखना, रिप्रोडक्शन कैसा होगा, तो रिप्रोडक्शन होगा इनके अंदर एसेक्सुअल। आगे समझ में। ये हमारे 3 किंगडम हमने आज खत्म कर लिए। हमने पढ़ा आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा पढ़ा हमने मोनेरा, और तीसरा पढ़ा प्रोटिस्टा। अंतर भी हमने इनमें क्लियर साथ में देख लिया है, कहां कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगला जो हमारा किंगडम होने वाला है कल जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा फंजाई, एनिमल और प्लांट। इन 3 किंगडम्स के कैरेक्टर्स को हम कल पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और लाइक कमेंट जरूर करना। ठीक है, धन्यवाद।